दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिन मेरे भाइयों ने पिछली कहानी पर सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, उन सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। दोस्तों, कुछ प्यारे लिसनर के नाम मैं आप सबके सामने लेना चाहता हूं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। सुभाष चंद्र साहू जी नागपुर से और यश जी इटली से, बाबूलाल साल्वी जी राजसमंद, चंद्र प्रकाश जी इटावा से, सूर्यकांत पाटिल जी टैबुनी सोलापुर से, हैदर जी लंदन से, रौफ मलिक जी ग्लासगो लंदन से, मेहंदी हसन जी घवाटी आसाम से, धनंजय सिंह जी सरयू प्रजापति झारखंड से, सोनाली पवार जी, एच परसन जी, अली खान भोपाल से, निटुल जी आसाम से, राशिद अली जी भोपाल से, मुकेश सोनियाल जी चमोली उत्तराखंड से, अमरीश छेदा जी मुंबई से, गालिब और कबीर जी उड़ीसा से, अखिलेंद्र कुमार जी, पूजा रानी जी, सुरेश वाठ जी नागपुर से, भूत भाई गुजरात से, प्रमोद यादव जी यूपी से, सबारता बरारी वेसट बंगाल से, एडलिना क्रिस्टोफर जोसेफ उंदरी कादनगर से, विकास यादव संगली फरहीम शरीफ, मोहित जी ग्रेटर नोएडा से। तो ये थे हमारे रेगुलर और कुछ नए लिसनर। दोस्तों, ब्रिटिश दौर के वो पुराने जंगल और उनकी भयानक अंधेरी रातें और उन रातों की खौफनाक कहानियां आपको सुनने के लिए मिलती रहेगी, जो कभी किताबों में दर्ज नहीं हो सकी, मगर उनका हर एक किस्सा हम आपके सामने लाएंगे। हर कहानी पुरानी और सजीव होगी और दिल छू लेने वाली होगी, जो एक बार सुनकर आप बार बार सुनना चाहेंगे। तो सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ हर रात के साथ एक नया रहस्य जागता है और घने जंगलों में जब रात होती तो मौत का साया दबे पांव अपने शिकार पर निकला करता था और आपको महसूस होगा जैसे हर घटना आपकी आंखों के सामने ही हो रही हो और आप वहीं कहीं रात के अंधेरे जंगल में किसी पेड़ या झाड़ी के पीछे खड़े सब कुछ होता देख रहे हों और आपकी दिल की धड़कनें रात के सन्नाटे में गूंज रही है। अगर आप भी ऐसे ही रोमांचक किस्से सुनना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी शॉर्ट चैनल को। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है जिसका नाम है खूनी रास्ता, जिसका आज आप दूसरा भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। कुछ ही दिनों में उस आदमखोर ने 3 लोगों को मार डाला और पिछले दिन हुए हमले में उस चरवाहे को मार डाला गया। पूरे गांव में डर का माहौल था, हर एक इंसान सहमा हुआ था। मगर इसी बीच एक ऐसा इंसान भी था जो उस जानवर से बदला लेने की पूरी तैयारी कर रहा था। गांव का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। डर अब हवा में घुल चुका था। हर दरवाजे के पीछे खामोशी, हर आंख में चिंता। अगले ही दिन गांव के प्रधान रामदयाल ने सबको पंचायत चौपाल पर बुलाया। सूरज ढल रहा था और चारों ओर लोग चुपचाप जमा हो रहे थे। किसी के हाथ में लालटेन थी, किसी के चेहरे पर थकान और भय। प्रधान ने गंभीर आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। 3 लोगों की जान जा चुकी है और हमें नहीं पता अगला कौन होगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपने बचाव के रास्ते खुद ढूंढें। हम हर वक्त शिकारी का इंतजार नहीं कर सकते। सभी गांव वाले ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। कुछ औरतें आंचल से आंसू पोंछ रही थी और बच्चों को अपने पास बिठाए हुए थी। प्रधान ने आगे कहा, अब से कोई भी अकेला जंगल की तरफ नहीं जाएगा। जो भी जाना हो वो झुंड में जाए। कम से कम 2 या 3 आदमी साथ हों और वो रास्ता जो जंगल के किनारे से होकर जाता है उसे अब पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। वहां से न कोई जाएगा, न कोई गुजरेगा। जो लोग चारा या सूखी लकड़ियां लेने जाते हैं वो भी दिन में ही जाएं, धूप निकलने के बाद और सूरज ढलने से पहले लौट आएं। किसी भी हाल में रात या शाम के समय जंगल में कदम नहीं रखना है। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। हर कोई जानता था अब डर बहस से नहीं, समझ से जीतना था। इसी बीच भीड़ से थोड़ा दूर माधव खड़ा था, चुपचाप, लेकिन भीतर से ज्वाला की तरह सुलगता हुआ। उसके मन में अब डर नहीं, केवल एक लक्ष्य था।
पिछले कई दिनों से वो बाइजू के साथ जंगल की चाल, डाल और बाघ के निशान को पढ़ना सीख रहा था। वो हर रोज शाम को जंगल की सीमा तक जाता और उसे अब हर आवाज, हर गंध, हर हरकत का फर्क समझ आने लगा था। उस रात जब पूरा गांव अपने घरों में सिमटा हुआ था, चांद फिर बादलों में छिप गया था और हवा में वही डर की गंध तैर रही थी। पर अब जंगल में कोई अकेला नहीं था। एक शिकारी जाग चुका था। सूरज धीरे धीरे सतपुड़ा की पहाड़ियों के पीछे ढलने लगा था। आसमान पर लाल और सुनहरे रंगों की परतें तैर रही थी। दिन भर की तपिश अब ठंडी हवा में बदल रही थी। गांव और जंगल के बीच पसरे इस सन्नाटे में अब सिर्फ एक नई शुरुआत का एहसास था। यही वो दिन था जब बाइजू ने माधव को सिखाना शुरू किया था जंगल का असली पाठ। पिछले 7 दिनों में माधव ने वो सब सीखा जो किताबों या लोगों से नहीं, बल्कि जंगल से सीखा जा सकता था। बाइजू अक्सर कहता था, जंगल बेजान नहीं है बेटा, ये सांस लेता है, बोलता है और सुनता भी है। फर्क बस इतना है कि लोग इसे सुनना नहीं जानते। माधव हर सुबह उसके साथ जंगल में निकलता, पगडंडियों और सूखी पत्तियों के बीच चलता, पेड़ों की शाखाओं के नीचे झुककर जानवरों के पैरों के निशान पहचानना सीखता। वो जानता जा रहा था कि कौन सी टहनी बाघ के भारी कदमों से टूटी है, कौन सी हिरन के हल्के कदमों से झुकी है। बाइजू से बताता, जब हवा रुक जाए तो समझो कोई शिकारी पास है। जंगल पहले अपने डर को महसूस करता है, फिर उसे दिखाता है। धीरे धीरे माधव के कान जंगल की हर ध्वनि को पहचानने लगे। अब वो समझ सकता था कि कौन सी आवाज पत्तों की सरसराहट है, कौन सी हवा की और कौन सी किसी जानवर की उपस्थिति की। जंगल अब उसे अजनबी नहीं लगता था, बल्कि एक जीवित आत्मा की तरह महसूस होता था जो उसकी परीक्षा ले रही थी। कुछ दिनों के बाद बाइजू ने कहा, अब वक्त है तेरी असली परीक्षा का। उस शाम बाइजू ने 4 लोगों का एक छोटा सा दल तैयार किया और माधव को साथ लेकर वो जंगल की ओर चल पड़े। हवा ठंडी थी, पत्तों के बीच से छनकर आती लालटेन की रोशनी झिलमिला रही थी। कुछ देर चलने के बाद बाइजू रुका और माधव की आंखों में देखता हुआ बोला, आज रात तू यहां पर अकेला ही रहेगा। ना बंदूक, ना आग, बस ये एक डंडा और तेरा हौसला। अगर तू डर गया तो जंगल तुझे पहचान लेगा और जो डर गया उसे जंगल कभी माफ नहीं करता। माधव चुपचाप खड़ा रहा। उसके भीतर एक हल्की सिहरन उठी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। बाइजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं वापस लौटूंगा। तब तक आंखें बंद मत करना। जंगल तेरे डर को सूंघ सकता है। इतना कहकर बाइजू और बाकी लोग अंधेरे में खो गए। अब वहां सिर्फ माधव था और उसके चारों ओर फैला हुआ विशाल अनजान जंगल। उसने पास के एक पेड़ पर चढ़कर मोटी डाल पकड़ ली। नीचे अंधेरा गहराने लगा था। हवा में मिट्टी और सड़ी पत्तियों की गंध थी। कुछ दूर किसी डाल के टूटने की आवाज आई, फिर एक धीमी गुर्राहट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। बाइजू की आवाज उसके भीतर गूंज रही थी, डर मत, जंगल डर को सूंघ लेता है। उसने आंखें बंद की और ध्यान से सुनने लगा। अब वो समझ सकता था कि कौन सी आवाज हवा की थी, कौन सी झाड़ियों की और कौन सी किसी जानवर की उपस्थिति की। कभी उल्लू की हूट सुनाई देती, कभी सियार की कर्कश हंसी और कभी ऐसा सन्नाटा कि उसकी अपनी सांसें भारी लगने लगती। मगर वो जागता रहा। उसने आंखें खुली रखी, दिल थामे बैठा रहा। रात यूं ही बीत गई और जब सुबह की हल्की लालिमा पत्तों पर उतरी तो बाइजू अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। माधव अब भी पेड़ पर बैठा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। बाइजू ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, जिंदा है, मतलब पास हो गया। माधव नीचे उतरा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बाइजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तू डर से नहीं भागेगा, अब डर तुझसे भागेगा। अब माधव एक रात तो जंगल में अकेले रहकर अपने डर पर कुछ हद तक विजय पा चुका था, मगर बाइजू जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। जंगल ने उसे अभी तक केवल डर से सामना करना सिखाया था, पर अब उसे वह खतरनाक सीख देनी थी जो हर शिकारी को जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर देती है। अगली रात बाइजू उसे एक गहरे घने इलाके में लेकर गया, वह जगह जहां अक्सर एक बाघ का आना जाना था।
और ये जगह घने जंगल के बीचों बीच थी। हर तरफ घने पेड़ों और झाड़ियों के झुरमुट थे, जहां दिन में भी कोई नहीं जाता था। बाइजू धीमे से बोला, आज तेरी अगली रात है और इस बार तू जंगल में नहीं, खौफ के घेरे के भीतर रहेगा। उसके बाद शाम के वक्त उसे वहीं छोड़कर बाइजू और साथी गांव लौट गए और माधव को बिना किसी बड़े हथियार के सिर्फ एक डंडे के सहारे सारी रात काटनी थी। माधव अकेला रह गया। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा था। उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अपनी रात भर बैठने के लिए जगह बना ली। रात शुरू होने ही वाली थी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और रात के पंछी भी पेड़ों और झाड़ियों में बोलने लग गए थे। वक्त बीतने लगा और हर तरफ गहरा सन्नाटा छा था। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माधव हर एक आवाज को ध्यान से सुन रहा था। कभी कभार दूर हिरण की डरी हुई पुकार आती और फिर बंद हो जाती। बाइजू ने हिरण की पुकार का भी पहले ही बता रखा था कि हिरण कब और कैसे आवाज करते हैं। उसे जल्द ही समझ आ गया कि हिरण ने कहीं पर बाघ देख लिया है, इसीलिए वो दूसरों को सावधान कर रहा है। और अब माधव भी चौकस होकर बैठा था। वो बार बार अपने पेड़ के नीचे देख रहा था। वक्त बीता और आधी रात होने पर आसपास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी जंगली जानवर की मौजूदगी हो। अचानक नीचे झाड़ियों में सरसराहट हुई और फिर झाड़ियों के बीच किसी भारी चीज के चलने की आवाज आई। उसके भारी कदमों की आहट जमीन पर कंपन पैदा कर रही थी और उस जानवर की भारी सांसें सुनकर माधव जल्द ही समझ गया कि वो कोई बाघ ही है। मगर ये नहीं पता था कि ये कौन सा बाघ है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे बाघ और तेंदुए थे। पहले उसे डर था कि अगर कोई तेंदुआ हुआ तो वो पेड़ पर चढ़कर जरूर उस पर हमला करने की कोशिश करेगा। मगर उसके पास जो मजबूत डंडा था वो उससे अपना बचाव कर सकता था। माधव का आज तक किसी भी बाघ से सामना नहीं हुआ था। इस बात की घबराहट उसके मन में जरूर थी। और अब वो बाघ माधव के पेड़ के बिल्कुल पास पहुंच चुका था और फिर उस बाघ ने अपनी नाक से हवा में कुछ सूंघना शुरू किया। फिर वो पेड़ के तने के चारों ओर घूमने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते हुए कोयलों जैसी चमक रही थी और जैसे उसकी नाक ने हवा में मानव गंध पकड़ी, वह जोर से गुर्राया और जमीन पर अपने अगले दो पंजे मारे। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर माधव पर पड़ी। कुछ पल के लिए जैसे हवा भी रुक गई। फिर बाघ गुस्से से दहाड़ा, अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर अपने अगले पंजों से माधव को खींचने की कोशिश करने लगा। माधव का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब वह किसी बाघ के इतने करीब था, और वह भी उस हालत में जब जानवर गुस्से से उबल रहा था। उसके भीतर डर का तूफान उठने लगा, लेकिन तभी उसे बाइजू की बात याद आई, कभी घबराना मत। मुश्किल वक्त में अगर तू डर गया तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जो अपना दिमाग खो दे जंगल उसे निगल जाता है। माधव ने खुद को संभाला, मगर तभी बाघ ने ऊपर माधव की तरफ एक छलांग लगाई और तभी उसके एक नाखून ने माधव के पैर को चीर दिया। उसने जल्दी से अपना पैर ऊपर खींच लिया, मगर पैर में एक तेज दर्द उठा और खून की धार बहने लगी और वो तुरंत और ऊपर की डाल पर चढ़ गया जहां बाघ पहुंच नहीं सकता था। मगर नीचे से बाघ गुर्राता हुआ घूमता रहा, पेड़ के चारों ओर चक्कर काटता रहा। कभी अचानक छलांग मारता, कभी झाड़ियों में छुप जाता ताकि माधव को लगे कि वो चला गया है। माधव की आंखें हर पल खुली रहीं। वह जानता था अगर एक पल भी असावधान हुआ तो उसका अंत निश्चित है। हवा में उसकी अपनी सांसों की आवाज तक तेज लग रही थी। पूरी रात यही चलता रहा। बाघ नीचे पेड़ के पास मंडराता, झाड़ियों में सरसराहट होती और माधव ऊपर बैठा हर आवाज पर चौकन्ना होता रहा। धीरे धीरे रात ढलने लगी। जब सुबह के पहले पंछियों की आवाज आई और आसमान हल्का नीला हुआ तो बाघ झाड़ियों की ओर बढ़ा और घनेपन में खो गया। अब सब शांत था, पर माधव के भीतर अब भी वह डर कांप रहा था, जिसे उसने हराया था मगर महसूस किया था। कुछ देर बाद दूर से इंसानों की आवाजें आईं। वह जानता था बाइजू लौट आया है। झाड़ियों में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन फिर भी माधव ने नीचे उतरने से पहले पूरे इलाके को ध्यान से देखा।
तभी बाईजू और बाकी लोग वहां पहुंचे। बाईजू ने नीचे चारों ओर देखा, मिट्टी में गहरे पंजों के निशान पाए, वो जगहें जहां बाघ ने चक्कर लगाए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं किया तूने, जंगल तुझे आजमाता है पर तूने हार नहीं मानी। माधव ने सब बताया, कैसे बाघ ने हमला किया, कैसे उसने पूरी रात बिना हिले जाग कर बिताई। बाईजू उसकी बातें सुनता गया, फिर हंस पड़ा। उसने झाड़ियों के पास झुककर मिट्टी पर निशान देखे और बोला, देख बेटा, ये घूमने के निशान तो यही हैं, लेकिन निकलने के निशान इस तरफ नहीं है। माधव हैरान हुआ, तो फिर वो गया कहाँ? बाईजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जंगल में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार डर भी वहीं होता है जहां हमें लगता है कि वो चला गया। वो दोनों वापस गांव की तरफ लौटने लगे। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था, मगर माधव के भीतर की रात अभी भी बाकी थी। उसने पीछे मुड़कर एक बार उस पेड़ को देखा, जहां उसने डर से नहीं बल्कि खुद से लड़ाई लड़ी थी। और अब उसे समझ आ रहा था कि शिकारी होना सिर्फ बंदूक चलाना नहीं होता, बल्कि अपने डर को पहचानना और उस पर काबू पाना होता है। गांव लौटने जब सूरज ढल चुका था, बाईजू और माधव थके हुए मगर संतुष्ट थे। रास्ते भर बाईजू चुप रहा। शायद वह चाहता था कि माधव खुद अपने भीतर उस रात का अर्थ ढूंढे। लेकिन जब दोनों ने गांव की चौपाल पर बैठकर पानी पिया, तब बाईजू ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, मगर हर शब्द में अनुभव की गहराई थी। सुना बेटा, रात जिस बाघ ने तुझ पर हमला किया, वो आदमखोर नहीं था, उसने कहा। वो तो बस अपने इलाके का रखवाला था। तू उसके इलाके में गया, उसे तेरी गंध मिली, तो उसने तुझे खतरा समझ लिया। लेकिन जब तूने पलटकर हमला नहीं किया, तो उसे समझ आ गया कि तू शिकारी नहीं, बस एक मेहमान है। इसीलिए वो तुझे छोड़कर चला गया। माधव ध्यान से सुनता रहा। बाईजू की आंखों में जंगल की अनगिनत रातें झलक रही थीं। याद रख, बाईजू ने आगे कहा, हर बाघ खतरनाक नहीं होता। कुछ सिर्फ अपने जंगल, अपने इलाके और अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। मगर आदमखोर बाघ, उनकी बात ही अलग होती है। जब किसी बाघ के भीतर इंसान का डर मर जाता है, तभी वो आदमखोर बनता है। वह अब सिर्फ शिकारी नहीं रहता, बल्कि मौत का साया बन जाता है। ऐसे बाघ को ना दया समझ आती है, ना सीमा। वो इंसान की गंध को सूंघते ही शिकार समझता है, और फिर उसके लिए दिन रात का कोई मतलब नहीं रहता। माधव के चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई। उसने धीरे से पूछा, तो क्या काली नक ऐसा ही बाघ है? बाईजू ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, काली नक वही है जिसने डरना छोड़ दिया है। वो जानवर नहीं रहा अब, वो जंगल की खामोशी में छिपा एक बदला है। कुछ देर दोनों चुप रहे। गांव के बाहर झींगुरों की आवाजें उठने लगी थीं। बाईजू ने आग की लौ में झुककर एक सूखी लकड़ी डाली और बोला, अब तुझे असली जंगल देखना है माधव। अभी तक तूने बस डर महसूस किया है, मगर अब तू समझेगा कि डर और खतरे में फर्क क्या होता है। माधव की आंखों में अब जिज्ञासा और संकल्प दोनों थे। उसने समझ लिया था, शिकारी होना सिर्फ बंदूक उठाना नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा को समझना है। अब उसका अगला कदम था उस आदमखोर बाघ का सामना करना, जो ना इंसान से डरता था और ना ही मौत से। अगले दिन बाईजू उसे अपने पुराने शिकारी ठिकाने पर ले गया। दीवार पर उसकी पुरानी बंदूक टंगी थी, जंग खाई हुई, पर अब भी तेज। बाईजू ने धीरे से अपनी झोपड़ी के कोने में पड़े एक लकड़ी के बक्से को खोला और उसमें से कपड़े में बंधी एक बंदूक निकाली। उसने माधव को अपने पास बैठकर कहा कि उस बाघ का अंत करना है तो इसके बिना संभव नहीं होगा। बाईजू ने प्रेम भाव से उस बंदूक पर बंधा कपड़ा हटाया, और उस बंदूक को देखकर माधव को बहुत हैरानी हुई। उसने बाईजू की ओर देखा, क्योंकि वो एक रिचर्ड्स 12 बोर राइफल थी। बाईजू ने उसको धीरे धीरे साफ किया और पास ही बैठा माधव ध्यान से बस उसे देख रहा था। बाईजू ने कहा, आज उसे निशाना लगाना सिखाने से पहले एक बात समझ, किसी भी हथियार को हाथ में लेने से पहले उसकी कहानी जाननी चाहिए। हथियार सिर्फ लोहे और लकड़ी से बनी कोई चीज नहीं होती, ये अपने साथ जुड़ी भावनाएं और एक जिम्मेदारी लेकर चलता है। माधव ने पूछा कि ये राइफल तो इंग्लिश है, पर बाबा आपके पास ये कैसे आई?
फिर बाईजू ने उस बंदूक की कहानी बतानी शुरू की। ये राइफल मेरे पास ऐसे ही नहीं आई। इसे पाने से पहले एक बड़ी घटना घटी थी और उसने माधव को पूरी बात बताई। ये कहानी उस समय की है जब जंगल और भी घने और भयानक हुआ करते थे। एक दिन एक अंग्रेज शिकारी गांव पहुंचा, जिसके साथ थी उसकी कीमती डब्ल्यू रिचर्ड्स 12 बोर डबल बैरल शॉटगन। वह बाईजू को साथ लेकर एक आदमखोर बाघ के पीछे निकला। शाम ढल रही थी और दोनों बाघ के पैरों के निशान का पीछा करते हुए झाड़ियों के घने झुरमुट तक पहुंचे। अंग्रेज आगे चल रहा था, हाथ में वही 12 बोर की बंदूक लिए, जबकि बाईजू पीछे बस एक मजबूत डंडा लिए चल रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के भीतर से एक भीषण गर्जना हुई और देखते ही देखते एक विशाल बाघ अंग्रेज पर टूट पड़ा। अंग्रेज ने घबराकर राइफल की पहली गोली चलाई, पर वह बस खरोंच बनकर निकल गई और बाघ को और उग्र कर गई। अगले ही पल बाघ ने अंग्रेज को जमीन पर गिराकर उसके सीने को चीरना शुरू कर दिया। बाईजू थोड़ी दूरी पर था और उसके हाथ में सिर्फ डंडा था, पर उसकी निगाह तभी जमीन पर पड़ी, उसी डब्ल्यू रिचर्ड्स 12 बोर पर, जो बाघ के हमले में अंग्रेज के हाथ से गिरकर उसके पास आ गिरी थी। वह फुर्ती से आगे बढ़ा और बंदूक उठा ली। उसे पता था कि डबल बैरल राइफल में एक गोली पहले ही चल चुकी है, मतलब दूसरी गोली अभी भरी हुई थी। बिना एक पल की देरी किए बाईजू घुटनों के बल बैठा और बाघ की हरकतों के बीच उसके कंधे और दिल के हिस्से को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा दिया। जोरदार धमाका हुआ और गोली बाघ के कंधे को चीरते हुए सीधे उसके दिल में जा धंसी। बाघ दर्दनाक गर्जना के साथ वही अंग्रेज के ऊपर गिर पड़ा और उसकी सांसें कुछ ही पलों में थम गईं। बाईजू ने तुरंत अंग्रेज को नीचे से खींचकर निकाला, उसकी जेब से एक और स्लग उठाया और एहतियात के तौर पर राइफल की दोनों बैरल फिर से लोड कर दी। पर बाघ अब पूरी तरह मर चुका था। अंग्रेज का सीना फट चुका था और खून बह रहा था। बाईजू ने अपनी ही कमीज फाड़कर उसके घावों पर पट्टी की और उसे सहारा देकर उसके घर पहुंचा दिया। जब बाईजू वहां से जाने लगा तो अंग्रेज ने उसे पीछे से आवाज दी और अपने पास बिठाकर धीमी आवाज में कहा, बाईजू, तुमने मेरी जान बचाई और तुम्हारी चलाई गई गोली बिल्कुल सटीक थी। आज से यह बंदूक तुम्हारी हुई। इतना कहकर उसने वह डब्ल्यू रिचर्ड्स 12 राइफल बाईजू की ओर बढ़ा दी और साथ ही इनाम के रूप में कुछ पैसे भी दिए। बाद में उसने उस बाघ की खाल अपने बंगले की दीवार पर टांग दी, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि जिस बाघ ने उस पर हमला किया था, उसे बाईजू ने मौत के घाट उतारा था। उस दिन के बाद से वह 12 बोर की राइफल हमेशा बाईजू के साथ रही। जंगलों में उसकी आवाज दूर तक गूंजती रही, जैसे उसके साहस और सटीक निशाने का प्रमाण देती हो। बाईजू ने राइफल को साफ किया और कहा, यह सिर्फ लोहे की चीज नहीं है बेटा, ये एक भरोसेमंद साथी है। इसे प्यार से रखना, क्योंकि खतरे के समय यही तुम्हारा साथ देगी, और इसे संभाल कर रखना, क्योंकि शिकारी का हथियार उसका एक अंग होता है। माधव ने पहली बार बंदूक अपने हाथों में ली थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थी। बाईजू ने कहा, पहला सबक, बंदूक को कभी डराने के लिए मत उठाना। दूसरा, गोली चलाने से पहले सोच लेना, क्योंकि वो जानवर दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं देगा। और निशाना लगाते वक्त अगर शिकारी का दिल कांप गया तो गोली कभी निशाने पर नहीं लगती। सिर्फ गोली चलाना ही काफी नहीं होता, बल्कि निशाने पर लगाना जरूरी है। हर एक वार पहला और आखिरी हो सकता है, और गोली यही सोचकर चलाना जैसे उसके पास यही एक गोली बची हो, क्योंकि आदमखोर बाघ दूसरी गोली चलाने का मौका कभी नहीं देता। उससे पहले ही वो शिकारी को मार डालता है। तो एक सटीक निशाना लेने की आदत डाल लेना, वो भी उसके सिर पर या कंधे के पास जहां उसका दिल होता है। और तीसरा, कमजोर अंग, बाघ की रीढ़, जो टूट जाने पर वो वहीं गिर पड़ेगा। और अब बाईजू ने वो शानदार राइफल माधव के हाथों में थमाकर कहा कि आज से तुम्हारी हुई। बाईजू ने कहा, अगर हथियार को चलाया ना जाए तो उसमें जंग लग जाती है, इसीलिए तुझे इसकी जरूरत है और इसको तुम्हारी। और उसके पास बहुत सारी गोलियां थीं, जो उस अंग्रेज ने उसे बंदूक के साथ एक छोटा बैग भर कर दी थी।
और फिर उसने माधव को निशाना लगाना सिखाया। हर गोली चलने की आवाज के साथ माधव के भीतर का डर थोड़ा और टूटता गया। उसका हाथ अब काफी स्थिर था, आंखें शांत और गंभीर। वो अब शिकारी बन रहा था। ऐसा शिकारी जो जंगल से लड़ने नहीं, बल्कि उसके नियमों को समझकर उसमें जिंदा रहना सीख रहा था। और आखिर में बचा था उस बाघ से सामना। दिन ढलते ही बाइजू ने धीरे से कहा, अब तू तैयार है माधव। जंगल ने तुझे अपना लिया है। अब वक्त है उसे वो लौटाने का जो उस आदमखोर ने तुझसे छीना है। माधव का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नजर दूर उसी दिशा में टिक गई जहां से उस रात उसके मां बाप की चीखें आई थी। हवा में वही पुरानी गंध थी, मिट्टी, खून और बदले की। अब शुरुआत होने वाली थी उसके आखिरी सबक की, खूनी रास्ते की असली दास्तान। तो दोस्तों, अगले भाग में आप सुनेंगे कि कैसे माधव उस बाघ से सामना करेगा और दोनों की लड़ाई में आखिर में कौन जिंदा बचेगा। तो आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस खतरनाक और भयानक कहानियों के सफर पर। और जिन लिसनर ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जंगलों की उन खौफनाक कहानियों के इस सफर में आप कहीं पीछे ना रह जाएं। तो मिलते हैं कहानी के आखिरी और खौफनाक भाग में। तब तक लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को गुड नाइट, शब बखैर और शुभ रात्रि।